અવાજ આવે છે ને કૃપેશભાઈ? ભજનનો અવાજ નથી આવતો, થોડો વોલ્યુમ લો આવે છે, અવાજ આવે છે થોડો લો છે. लास्ट वीक तो हम नहीं मिले थे रक्षाबंधन के कारण। अब क्वेश्चन आंसर का जो सेशन है उसमें आगे देखते हैं। लास्ट टाइम हमने जो क्वेश्चन देखा था वो थ्री स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग का साइंस और इम्पल्स का साइंस क्या है, तो वो हमने समझने का प्रयत्न किया था। हालांकि ये जो अभी 3-4 क्वेश्चंस है वो बहुत डिफिकल्ट थे। आज भी जो क्वेश्चंस है वो भी काफ़ी डिफिकल्ट है उसको पूरा समझना, क्योंकि ये जो 5 प्राण है, प्राण अपान समान व्यान उड़ान, नॉर्मली जो हम जिसे समझते हैं इस तरह नहीं, बल्कि कुछ और ढंग से तावरिया साहब ने इसको बताया है और पूरी इसकी टर्मिनोलॉजी भी एक अलग बदल दी है। तो इसीलिए कभी हमने ऐसा सुना नहीं है, समझा नहीं है, इसलिए इसको समझना जरा डिफिकल्ट होता है। फिर भी साथ साथ समझने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि आगे का प्रश्न जो है वो 5 प्राणों के ऊपर है, उसके प्रकार के ऊपर है और वो उन्होंने जवाब अलग ढंग से दिया हुआ है। तो पेज नंबर 164 के ऊपर इंग्लिश में इनर डिसिप्लिन में जो क्वेश्चन 10 है वहां से शुरू करते हैं। What stimulation or inhibition can breath have on impulse for better or worse? तो एक सवाल अभी यहाँ ये पूछा जा रहा है कि जो श्वास का जो हमारे जो श्वास की जो संवेदना है वो अच्छी हो या बुरी हो, उसको किस तरह हम उसको काबू में ले सकते हैं। कैन नॉट दिस रिलेशनशिप क्रिएट हाई और लो, प्लस और माइनस रिजल्टेंट इंटेंसिटी। और ये जो रिलेशनशिप है जो श्वास की, तो उसको उसकी लो इंटेंसिटी या हाई इंटेंसिटी का संबंध क्या है, वो एक प्रश्न यहाँ है कि दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप है क्या। और साथ में एक और प्रश्न है, कैन इट नॉट देयरफॉर लीड फ्रॉम स्लीपिंग कुंडलिनी टू द अवेकनिंग कुंडलिनी। तो फिर जो कुंडलिनी शक्ति जो अभी सोई हुई है वो जागृत क्या इसे हो सकती है, ये शक्य है क्या। और इज इट ऑल ए प्ले ऑफ वर्ड्स और शैल वी डेयर एंड वेरीफाई। फिर क्या ये सब शब्दों की रमत है, कुंडलिनी का जागना, कुंडलिनी का सोना वगैरह, या फिर उसको हम कुछ उसकी हिम्मत कर सकते हैं उसका अनुभव करने की, या वो क्या है सच है उसको हम वेरीफाई कर सकते हैं क्या। ऐसा कुछ सवाल यहाँ पूछा गया है। अब जवाब देते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ प्राणायाम, प्राण दैट इज वायु
is said to be generated with the taking in of breath. तो जनरल कोर्स में प्राणायाम का जो एक समझना होता है वो यही है कि भाई जब हम प्राण को अंदर लेते हैं और प्राण जो पैदा होता है प्राणायाम की क्रिया के दरमियान, श्वसन की क्रिया के दरमियान, उसको हम प्राण कहते हैं। प्राणायाम की प्रोसेस के दरमियान जो चीज, मतलब जब हम पूरक करते हैं तो जो कुछ क्रिया अंदर होता है उसको प्राण या वायु कहा जाता है। इट इज एन इम्पल्स गोइंग टू द ब्रेन एंड नर्व सेंटर लोकेटेड इन द बॉडी एंड इज देयरफॉर एन एफेरेंट इम्पल्स। अब आगे भी हमने देखे थे कि दो प्रकार के इम्पल्स या दो प्रकार के नर्व होते हैं, एक एफेरेंट और एक इफेरेंट। जो ब्रेन की ओर जाते हैं उसको एफेरेंट कहते हैं और जो ब्रेन से बाहर निकलता है उसको इफेरेंट कहते हैं। तो यहाँ जो है वो प्रक्रिया जो है वो कुछ अंदर जा रहा है, ब्रेन की ओर जा रहा है ये इम्पल्स, इसलिए उसको एफेरेंट इम्पल्स कहा जाता है। अब ये समझने की बात इसमें क्या है कि जब हम श्वास लेते हैं तो श्वास और श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया जो है वो फिर पूरी एक ऑटोनोमस क्रिया है। ऑटोनोमस मतलब अपने आप में चलती रहती है। श्वास को हमें कभी भी चलाने की जरूरत नहीं पड़ती, हम श्वास चलाते नहीं, श्वास के प्रति हमारा ध्यान भी नहीं होता है, श्वास चलता रहता है अपने आप में। तो अपने आप में किस तरह, तो नर्वस सिस्टम जो है उसका वो काम करती है। नर्वस सिस्टम ब्रेन से उसको हमेशा सिग्नल देती है, ऑर्डर देती है, तो इसके कारण श्वास निकलता है, श्वास अंदर जाता है। और उसके लिए जो कोई अंदर जो हमारे एपरेटस है, मतलब कि बॉडी के जो ऑर्गन्स है, वो उसका फंक्शन अकॉर्डिंग टू ये नर्व स्टिम्युलेशन की वजह से होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि भाई डायफ्राम नीचे जाता है तो कैविटी बनती है और इसके द्वारा श्वास हमारे अंदर आता है, और जब डायफ्राम ऊपर आता है तो वो लंग्स के ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है, उसकी वजह से श्वास पूरा बाहर निकल जाता है। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस चलती है, पर उसका जो कारण जो है वो नर्वस सिस्टम है और नर्वस सिस्टम ब्रेन के साथ जुड़ी हुई है। तो ब्रेन में से ऑटोमेटिक ये सिग्नल हमेशा डायफ्राम को मिलता रहता है कि अभी छोड़ो, मतलब अभी नीचे जाओ, ऊपर जाओ, नीचे जाओ, ऊपर जाओ। तो ये हमेशा उसको जो सिग्नल मिलते रहते हैं उसके मुताबिक डायफ्राम ऊपर नीचे जाता रहता है और उसी तरह हमारा ब्रीदिंग चालू रहता है, श्वास का अंदर जाना, बाहर निकलना। तो ये जो मैसेज अंदर जाता है, जब हम श्वास हम लेते हैं तो अंदर मैसेज जाता है ब्रेन को, और ब्रेन कहता है डायफ्राम को भाई अभी नीचे जाओ। तो ये जो मैसेज अंदर जाता है इसको एफेरेंट इम्पल्स कहते हैं, ये समझना है। और इसको ही प्राण कहते हैं। अब प्राण अपान समान व्यान जो है उसकी डेफिनेशन ही यहाँ आगे सब चेंज हो जाएगी। तो अभी यहाँ प्राण क्या समझना है, प्राण का मतलब जो ब्रेन की ओर जो मैसेज जाता है उसको यहाँ प्राण कहा गया है। अपान वायु इज जनरेटेड बाय द exhaling process in the performance of pranayam and is an impulse which travels away from the brain or nerve center. It is therefore an efferent impulse. तो अभी इसे उल्टी प्रोसेस यहाँ अपान में है। जैसे हमने देखा कि भाई श्वास ले लिया, तो श्वास लिया तो ब्रेन की ओर मैसेज गया, ब्रेन ने डायफ्राम को ऑर्डर किया कि भाई नीचे जाओ। अब जब श्वास छोड़ने की बात आती है तब जो है डायफ्राम को फिर से ऑर्डर दिया जाता है, अब ब्रेन से बाहर निकलता है। पहले ब्रेन की ओर गया अंदर कुछ, अब ब्रेन से मैसेज बाहर आया कि अभी डायफ्राम को ऊपर आने के लिए, और इसके द्वारा डायफ्राम ऊपर आता है और श्वास छोड़ना चालू हो। तो श्वास का छोड़ने की जो प्रक्रिया है उसको यहाँ अपान कहा गया है, या जो इम्पल्स जो ब्रेन से बाहर आया, इम्पल्स ब्रेन से बाहर आया डायफ्राम को कि भाई अभी ये जो है श्वास को छोड़ना है, इसलिए डायफ्राम को ऊपर आने की जरूरत है, तो इसको अपान कहते हैं। अब नॉर्मल कोर्स में हम प्राण और अपान को जो समझते हैं उसके कुछ अलग ही बात यहाँ उन्होंने बताई है। एफेरेंट और इफेरेंट जो इम्पल्स है उसको प्राण और अपान बताया गया है, ये यहाँ ध्यान में रखने की बात है। एट द जंक्शन ऑफ द efferent, that is pran, and the efferent, that is apan, impulses is said to be formed व्यान वायु। अब तीसरा वायु बनता है, तो तीसरा वायु कब बनता है कि
कि जो एफेरेंट और इफेरेंट है, मतलब प्राण और अपान जो है, जो जगह पर उसका मिलन होता है, जो जंक्शन के ऊपर दोनों इकट्ठे होते हैं, वहाँ एक नया वायु क्रिएट होता है, उसको व्यान वायु कहते हैं। चीज तो वही है, पर कुछ फंक्शन बदल जाते हैं तो उसका नाम भी बदल जाता है। तो यहाँ इफेरेंट और इफेरेंट जो है दोनों मिलते हैं, उससे यहाँ एक नया वायु बनता है, उसको कहते हैं व्यान वायु। द फंक्शन ऑफ द व्यान वायु इज, अब यहाँ एक लाइन इंग्लिश के अंदर छूट गई है, तो यहाँ मैं बताता हूँ, बाद में आप जरा चेक कर लेना। द फंक्शन ऑफ द व्यान वायु इज टू ट्रांसफर द प्राण इन्फ्लुएंस और impulses to the अपान impulses। तो इतना एक लाइन है। देयरफॉर व्यान वायु इज ए रिफ्लेक्स इम्पल्स। यहाँ इस तरह का पूरा वाक्य होना चाहिए। तो यहाँ क्या कहते हैं कि जो व्यान वायु जो है, वो व्यान वायु का फंक्शन क्या है कि प्राण को अपान के अंदर ट्रांसफर करना है, या उसको ये जो इम्पल्स है, प्राण का इम्पल्स है, उसको अपान के इम्पल्स के अंदर ट्रांसफर करना, ये व्यान वायु का काम है। इसीलिए व्यान वायु इज ए रिफ्लेक्स इम्पल्स। रिफ्लेक्स इम्पल्स मतलब क्या कि एक प्रतिक्षिप्त क्रिया होती है, एक क्रिया के सामने तुरंत दूसरी क्रिया बनती है, उसको रिफ्लेक्स इम्पल्स कहते हैं। तो ये व्यान वायु जो है उसका काम क्या है, रिफ्लेक्स इम्पल्स का काम करता है। दोनों को जब मिलता है तो उसके अंदर जो बनता है व्यान वायु, और व्यान वायु जो आगे काम करता है, क्योंकि उससे ही आगे और वायु बनते हैं, तो वो रिफ्लेक्स इम्पल्स का काम करते हैं। तो यहाँ क्या है कि व्यान का कार्य क्या है कि प्राण का संबंध, प्राण के जो स्पंदन है उसको अपान सुधी, अपान वायु तक ले जाना है। तो ये उसका एक फंक्शन है। When this reflex impulse starts from the brain, the energy of the pran impulse is transferred through the apan impulse to skeletal muscles of the body and the movement is manifested। अब ये हमने देखा कि भाई एक डायाफ्राम की प्रक्रिया हमने देखी कि जो निरंतर श्वास को चलाती रहती है। तो यही चीज यहाँ बताई गई है कि व्हेन दिस रिफ्लेक्स इम्पल्स स्टार्ट फ्रॉम द ब्रेन, तो ब्रेन के अंदर से रिफ्लेक्स इम्पल्स मतलब कि व्यान वायु जो है वो निकलता है, और वो प्राण को ट्रांसफर करके अपान के अंदर, उसको अपान के अंदर ट्रांसफर करता है। तो ये जो क्रिया होती है उस दौरान क्या होता है कि जो हमारे मसल से, डायाफ्राम के मसल से, चेस्ट के मसल से उसको मूवमेंट मिलती है, और ये मूवमेंट के हिसाब से हमारा ब्रीदिंग चलता रहता है। इन शॉर्ट ये जो प्राण अपान की जो बात है, ये यहाँ मस्कुलर लेवल के ऊपर, खास करके ब्रीदिंग के बारे में, तो श्वास जो अंदर आता है तो डायफ्राम किस तरह होता है, श्वास छूटता है, और उसके साथ में जो हमारा इंटरकोस्टल मसल्स वगैरह जो चेस्ट के मसल्स है वो किस तरह काम करते हैं। फिर जो लंग्स के अंदर छोटे छोटे जो एल्यूवली होते हैं, वायु कोश होते हैं, वो भी सिकुड़ते हैं, फूलते हैं, सिकुड़ते हैं, फूलते हैं। जब श्वास अंदर जाता है तो वो फूल जाते हैं, और जब श्वास अंदर से निकल जाता है तो वो सिकुड़ जाते हैं। तो ये सारा काम जो है, जो नर्वस सिस्टम का काम है, पर उसको यहाँ तावरिया जी ने प्राण अपान और व्यान वायु के नाम से इस पूरी प्रक्रिया को यहाँ संबोधित किया है। When this reflex impulse starts from the plexus of the sympathetic, it controls the accumulating effect produced by the pran and apan impulses in the organs supplied by the particular plexus without producing any conscious sensation। तो ये जो रिफ्लेक्स एक्शन का जो काम है वो सिंपैथेटिक नर्व का काम है। जो रिफ्लेक्स एक्शन का काम हो रहा है, मतलब श्वास का लेना और छोड़ना है, वो सिंपैथेटिक नर्व के द्वारा होता है, और ये ऐसे होता है, अपने आप में होता है। तो उसका कोई कॉन्शियस सेंसेशन का जो है उसके कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, उसकी नोट नहीं होती है। मतलब कि हमारा ब्रीदिंग चलता है पर हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा ब्रीदिंग
अभी चल रहा है। तो इस तरह की जो मूवमेंट जो चल रही है वो कॉन्शियस सेंसेशन, यहाँ हम उसको विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी कॉन्शियस सेंसेशन, तो कॉन्शियस सेंसेशन हमें कुछ पता ही नहीं चलता है, श्वास अपने आप में इस तरह काम करता रहता है। तो ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो रिफ्लेक्स एक्शन के साथ में इस तरह काम करती है। और हम देखा कि रिफ्लेक्स इम्पल्स क्या है, वो व्यान वायु है। तो मतलब यहाँ फिर व्यान वायु को अभी ये इसके साथ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के साथ जोड़ा गया है। When this unconscious act is to be made conscious, the the accelerating of the organ sends a Vian reflex impulse to the spinal cord, which ascends the posterior part of the Brahma Randra, where the thalamus is situated, and finally reaches the cortex of the brain, where consciousness is manifested. अब आगे ये प्रक्रिया बताते हैं कि अगर ये जो अनकॉन्शियस अभी हमारा श्वास चल रहा है, लेना छोड़ना, उसको अगर हम कॉन्शियसली करने लगे, मतलब जैसे कि 3 स्टेप में हम करते हैं तो कॉन्शियसली लेना छोड़ना होता है 1 2 3 5 6 के अंदर। तो जब इसको हम कॉन्शियस एफर्ट बना देते हैं, कॉन्शियस एक्ट बना देते हैं, तो क्या होता है कि व्यान वायु जो है, जो रिफ्लेक्स इम्पल्स है, वो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ऊपर चढ़ने लगता है। तो एनर्जी के रूप में व्यान वायु जो है वो अभी ऊपर चढ़ने लगा है। और जो थैलेमस का जो पीछे का हिस्सा है, थैलेमस यहाँ पीछे आया है, उसका वहाँ का जो भाग है, जिसको हमारे योग की भाषा में ब्रह्मरंध्र कहते हैं, वहाँ वो पहुँचता है। और वहाँ से फिर आगे की और जो कॉर्टेक्स जो है, ब्रेन का कॉर्टेक्स मतलब बाह्य हिस्सा, तो वहाँ पहुँचता है और वहाँ कॉन्शियसनेस का एक अनुभूति होती है। तो 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग करते हैं या थोड़ा कॉन्शियस हम एफर्ट के साथ कोई भी क्रिया करते हैं, चाहे वो ब्रीदिंग का है और या कोई और क्रिया है, तो क्योंकि ये प्रक्रिया पूरी इस तरह चलती है, व्यान वायु अब स्पाइन से ऊपर उठता है और इसके कारण वो जब ऊपर जाता है, कॉर्टेक्स से जाता है, तब एक कॉन्शियसनेस का अनुभव होता है। तो जागृति का लेवल यहाँ थोड़ा एक हमारा चेंज होता है। जब कॉन्शियस एफर्ट के साथ में कोई भी क्रिया की जाती है, तो वायु का काम जो वो बदल जाता है। जो ये व्यान वायु है वो स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर उठता है और वो ऊपर जाता है, इसलिए हमारे कॉन्शियसनेस की जो डिग्री है या कॉन्शियसनेस जो है उसके अंदर फर्क महसूस होता है। दिस असेंडिंग एक्सेलरेटरी इम्पल्स इज कॉल्ड उड़ान। अब ये प्रक्रिया जो हो गई, ये एक प्रक्रिया बदल गई, इसलिए फिर ये वायु का नाम भी यहाँ बदल गया। तो ये जो ऊपर उठने की जो प्रक्रिया है, व्यान वायु जो स्पाइन से ऊपर उठता है, तो ऊपर जब आता है, वो कंठ तक आता है, तब उसको उड़ान वायु कहा जाता है। देखो अलग अलग नाम एक के बाद एक आते हैं। पहले प्राण में से अपान आया, अपान में से व्यान आया, अब व्यान में से ये आया उड़ान। तो प्रक्रिया जैसे जैसे चेंज होती है, इस तरह उसका नाम भी चेंज होता जाता है। दिस असेंडिंग एक्सेलरेटरी इम्पल्स इज कॉल्ड उड़ान। When the Udan impulse reaches the cortex, it stimulates it to start a controlling or inhibiting impulse back to the excited organ that started the व्यान इम्पल्स। तो जहाँ से व्यान वायु का जो इम्पल्स शुरू हुआ था और जिसको जो ऑर्गन को उसने उत्तेजित किया था, एक्साइट किया था, उसके ऊपर अभी कंट्रोल करने का काम जो है ये उड़ान वायु करता है। पर उड़ान वायु जब कॉर्टेक्स पर पहुंचता है, ब्रेन के ऊपर के हिस्से के ऊपर, तब जाके ये इसको कंट्रोल करता है। तो जो ऑर्गन यहाँ जो व्यान वायु की शुरुआत में जो ऑर्गन जो एक्साइट हुए थे, जो काम चालू किया था, मतलब ब्रीदिंग के बारे में सोचे तो श्वास का लेना छोड़ने का काम जो शुरू हुआ था व्यान वायु से, मतलब प्राण और अपान मिलके जब व्यान वायु बना, उससे जो हुआ था, उसके ऊपर जो कंट्रोल का काम अभी कौन करेगा? उड़ान वायु करेगा। दिस इज एन efferent impulse
from the center of the brain and it equipoise or control the excited organ and is called समाना। अब फिर से नाम चेंज हो गया क्योंकि ये जो काम जो यहाँ चेंज हुआ तो मतलब कि ये इम्पल्स जो अंदर से ऊपर गया और फिर उसको जिसने कंट्रोल किया वो हो गया उड़ान वायु। और अब ये जो एफेरेंट इम्पल्स मतलब जो ब्रेन से जो अभी एक मैसेज जो बाहर आ रहा है, जो एक इम्पल्स बाहर रहा है, वो ये इसको पूरे जो चीज है उसको कंट्रोल करती है। जो एक्साइटेड ऑर्गन है मतलब एक्साइटेड ऑर्गन मतलब जो क्रिया चालू है, मतलब श्वास का लेना छोड़ना है या कोई भी क्रिया चालू है उसको एक्साइटेड ऑर्गन हम समझना है। और वो क्रिया के ऊपर जो काबू अब जो है वो काबू जो पाता है उसको समान वायु कहा गया है। अब नॉर्मल कोर्स में ये सब समान वायु जो है वो तो पेट के अंदर है और खाना पचाने का काम करता है, ऐसा ऐसा हम सब समझते पढ़ते आए हैं। पर देखो यहाँ पूरी चीज जो है वो एक पूरी टर्मिनोलॉजी यहाँ बदल गई है। दिस इम्पल्स इज मेड टू पास थ्रू the parasympathetic portion which have their nuclei in the midbrain and the bulb। अब ये इम्पल्स जो जहाँ से जो पास होता है, जहाँ से पसार होता है, वो जो पोर्शन है उसको पैरासिम्पेथेटिक कहते हैं। तो पहले हमने सिंपेथेटिक का काम देखा कि जो व्यान वायु का काम था वो सिंपेथेटिक का था। अब जो यहाँ समान वायु का काम आया है तो ये जो प्रक्रिया होती है उसके दौरान अब पैरासिम्पेथेटिक पोर्शन काम में लग जाता है। और पैरासिम्पेथेटिक पोर्शन के अंदर एक न्यूक्ली है, मतलब कि उसका एक सेंटर है, उसका ये जो नर्व सेंटर होते हैं उसके अपना एक सेंटर होता है, उसको न्यूक्ली कहते हैं। और उसके अंदर एक बल्ब जैसा बल्ब का कैसा शेप होता है, इस तरह मिड ब्रेन के अंदर एक ऐसा बल्ब जैसा और उसका न्यूक्ली, ये सब मिड ब्रेन के अंदर पैरासिम्पेथेटिक पोर्शन के अंदर होता है। इट मस्ट बी नोटेड दैट दो द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इज इन अ लार्ज डिग्री ऑटोनोमस, देयर इज स्टिल a dependence upon a close relationship with the central nervous system। अब हमारा ये समझना है थोड़ा फिजियोलॉजी भी, जब योग का स्टूडेंट होता है उसको हमेशा फिजियोलॉजी थोड़ी समझनी पड़ती है क्योंकि साधक को शरीर के साथ काम करना होता है, तो शरीर के अंदर क्या क्या है वो भी समझना जरूरी होती है। तो हमारे अंदर दो प्रकार की नर्वस सिस्टम काम करती है, एक को कहते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और दूसरी को कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है उसके अंदर हमने जो देखा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो काम करते हैं वो काम जो है वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंदर आते हैं। सिंपैथेटिक का काम क्या है कि इसको बढ़ाना होता है, एक्सेलरेट करना होता है, चालू करना होता है। और पैरासिम्पैथिक का काम जो है उसको स्लो करना होता है, उसको कम करना या अटकाना होता है। तो ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है। जैसे हमने देखा डायाफ्राम के अंदर, तो ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम काम करता है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, तो श्वास लेना और छोड़ना इससे होता है। दूसरी चीज जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, वो उसके अंदर हमारे ब्रेन और हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर से जो पूरी जो नर्व्स पसार होती है वो सब चीज जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आती है। तो हमारे अंदर जो मैसेज जो है वो खास करके ब्रेन की ओर जो जाते हैं और ब्रेन से आते हैं वो सब ये स्पाइनल कॉर्ड जो है उसके अंदर जो पूरी नर्व्स होती है उसके द्वारा काम होता है। तो जो भी हम करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, देखते हैं और कुछ काम करते हैं, तो वो सब किसके द्वारा होता है? ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के द्वारा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जैसे कि भाई हमने हमारे शरीर पर मच्छर बैठा और मच्छर ने काटा, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम द्वारा इसका मैसेज ब्रेन के अंदर जाता है और फिर ब्रेन से फिर एक मैसेज आता है कि भाई ये मच्छर है, वो काटेगा, उसको उड़ाओ। तो दूसरा इम्पल्स जो है वो ब्रेन से बाहर आता है और उसको हम फिर मच्छर को हाथ के द्वारा उड़ा देते हैं। ये पूरी जो फंक्शन है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आते हैं। बाकी जो इंटरनल जो ज़्यादातर चीज़ें होती है वो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक से चलती रहती है। नॉर्मली प्राणायाम इज
रिगार्डेड एज रेगुलेशन ऑफ ब्रेथ। अब ये एक ब्यूटी ये है कि तावरिया जी ने ये जो 3SR भी दिया है वो खाली श्वसन के ऊपर नहीं है। हम चाहे उसकी एक श्वसन के रूप में जानते हैं, उसकी क्रिया करते हैं, लेकिन ये पूरी प्रक्रिया जो है वो इम्पल्स के ऊपर काबू पाने के लिए, मतलब ये यहाँ जो ये सब बार बार बात होती है एफेरेंट इफेरेंट वगैरह, या फिर उसको प्राण अपान वगैरह कहा है, तो अल्टीमेटली तो उसका एक ये यही है कि भाई पूरी नर्वस सिस्टम के ऊपर किस तरह काबू पाया जाए। तो ब्रीदिंग तो एक 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग में एक ब्रीदिंग तो कॉमन चीज है, पर उसका जो पर्पज है 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग किस लिए, अब तक तो हम ऐसे ही समझते थे कि भाई 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग हम श्वसन से करते हैं और उसके इतने इतने ये सब फायदा होता है। पर इससे भी डीप चीज ये है, अगर ये सब आप समझते हैं, ये इनर डिसिप्लिन में ये चीज समझेंगे डीप में, तो पता चलेगा कि ये पूरा जो 3 स्टेप रिदम में ब्रीदिंग का जो काम है वो पूरी नर्वस सिस्टम के ऊपर काबू पाने का है। वो चाहे फिर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है या सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, दोनों के ऊपर काबू पाने का काम जो है वो ये इसका है, और इसीलिए ये 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग दिया गया है। तो खास इसकी ये वैल्यू हमें इस तरह ये करना है और इसको समझना है कि भाई ये 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग कोई खाली ब्रीदिंग की टेक्निक नहीं है, उसके द्वारा हम कोई ज़्यादा प्राणवायु लेते हैं या ऑक्सीजन ज़्यादा लेते हैं या कोई और फायदा के लिए करते हैं या खाली दिमाग को शांत करने के लिए करते हैं, ऐसा नहीं है। उसका जो पूरा जो ये है एक सिस्टम का पूरा के पूरा जो एक लक्ष्य है, वो लक्ष्य ये है कि किस तरह पूरे की पूरी नर्वस सिस्टम को काबू में पाया जाए। क्योंकि योग के अंदर आगे की जो सब प्रक्रिया होती है उसमें नर्वस सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट बहुत होता है। चाहे समाधि तक साधक जाता है तो उसके अंदर नर्वस सिस्टम के फंक्शंस और उसका इम्पल्स को वो किस तरह कंट्रोल करना, ये सब उसके अंदर बहुत आगे जाके मायने रखता है। क्योंकि जो हमारे विचार बनते हैं उसके अंदर भी हमारा ब्रेन और नर्वस सिस्टम वगैरह का फंक्शन होता है। तो आफ्टर ऑल तो जो योग का लक्ष्य है चित्त वृत्ति निरोध का, तो उसके अंदर ये जो है वो इम्पल्स का पूरा साइंस जो है वो इसमें पड़ा है, और इम्पल्स को जब काबू में हम लेते हैं तब चित्त निवृत्ति निरोध होता है। ऐसे अपने आप में चित्त वृत्ति निरोध नहीं हो जाता है, उसमें ये जो प्राण अपान वगैरह जो है या इफेरेंट या एफेरेंट जो ये इम्पल्सिस है, इस सब के ऊपर काबू आना चाहिए, तब ये चित्तवृत्ति निरोध और उसकी आगे की प्रक्रिया होती रहती है। तो ये खास ध्यान में रखने की बात है कि 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग की वैल्यू न खाली श्वास के लिए है, बल्कि पूरी नर्वस सिस्टम को एक कंट्रोल करने के लिए, इसको इम्प्रूव करने के लिए। क्योंकि हमारी जो अवेयरनेस की बात करते हैं या कॉन्शियसनेस की बात करते हैं उसके साथ में भी हमारी नर्वस सिस्टम जुड़ी है। तो हमारा तो एक लक्ष्य होता है कि भाई कॉन्शियसनेस या अवेयरनेस हमें बढ़ाना है, तो वो भी ये नर्वस सिस्टम के इम्पल्सिस के ऊपर जब काबू आता है तब जाके ये जो है ये चीज़ अपने आप में कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस का भी जो लेवल है या उसकी डिग्री जो है वो चेंज होती रहती है। We have seen earlier that the efferent and afferent fibers, when excited to action alternatively by the alternate collapse and distension of air vesicles of the lungs, stops expiration and produces inspiration and vice versa. तो ये आगे हम देख चुके हैं कि भाई ये एफेरेंट और इफेरेंट का जो काम है उसके द्वारा ही हमारा जो लंग्स है वो कोलैप्स होते हैं, मतलब सिकुड़ते हैं और फूलते हैं। तो इफेरेंट का और एफेरेंट के कारण जो ऑर्डर आते हैं उसके द्वारा श्वास अंदर जाता है, श्वास अंदर जाता है, तब वो उसका एक्सटेंशन होता है, लंग्स फूलते हैं, और जब दूसरा काम करने लगता है तब उसका जब उस दूसरा ऑर्डर आता है तो उसके दौरान फिर उसको सिकुड़ना होता है, तो फिर कोलैप्स होते हैं लंग्स और पूरा श्वास निकल जाता है। ये पूरी प्रक्रिया जो है वो ये एफेरेंट और इफेरेंट फाइबर्स की या फिर उसके
जो इम्पल्स है उसकी वजह से ये होता रहता है, निरंतर ये चलता रहता है। To this breathing, if we impose the three-step rhythmic breathing, which is all-purpose and other discipline, it brings us to the technique of pranayam. अब ये जो श्वास की ये जो क्रिया चल रही है, जैसे कि ये लंग का सिकुड़ना और फूलना, ये अपने आप में जो एक क्रिया कर रही है, उसके अंदर अगर हम थ्री स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग को भी हम इम्पोज करते हैं, उसके साथ इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो वो जो चीज बनती है वो प्राणायाम होती है। मतलब कि जो श्वसन की जो नॉर्मल क्रिया है उसके अंदर एक थोड़ा हम बदलाव करते हैं और थ्री स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग को भी उसके साथ में करते हैं, तब वो प्राणायाम बनता है। खाली जो श्वसन की क्रिया है वो प्राणायाम नहीं है। उनका कहने का मतलब है चाहे आप पूरक करो, कुंभक करो, रिचक करो, वो क्रिया जो है वो प्राणायाम नहीं है। पर ये जो श्वास की लेने की और छोड़ने की क्रिया के अंदर रिदम जब आती है और रिदमिक रूप में जब हम श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, तब वो चीज प्राणायाम बनती है। तो यहाँ ये पॉइंट भी हमें एक क्लियर करना है कि प्राणायाम क्या है, कि जो हमारा नॉर्मल जो श्वास चल रहा है उसके अंदर हम जब रिदमिक ब्रीदिंग ऐड कर देते हैं, मतलब कि नॉर्मल श्वास को हम रिदमिक बना देते हैं, तब वो चीज प्राणायाम बनती है। अदरवाइज नॉट, मतलब कि दूसरी ढंग से अगर हम कहीं श्वास लिया, रोका, छोड़ा, उसको प्राणायाम नहीं किया कहा जाता है। ये इसी तरह अगर रिदमिक ब्रीदिंग से होता है तभी ये चीज प्राणायाम बनती है। Anyone who honestly following and cultivating the three-step rhythmic breathing and discipline will perceive or rather feel subtle changes taking place in nerves and the development of higher faculties take place after pranayam is attained along with the corrective method and disinfection chamber. तो ये जब सब कुछ ये साथ साथ में चलता रहता है, थ्री स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग है, उसके साथ में जो जो करेक्टिव मेथड बताई गई है, डिसइंफेक्शन चैम्बर का इम्प्रूवमेंट होता है, ये सब चीज जब होती है तब जाके हमारे अंदर कुछ नर्वस सिस्टम के अंदर एक चेंज आता है, नर्व के लेवल के ऊपर एक चेंज आता है और कोई हायर फैकल्टीज जो है हमारे अंदर वो काम करने लगती है। मतलब कि ब्रेन के अंदर बहुत सारी सुसुप्त शक्तियां पड़ी है, कुछ फैकल्टी ऐसी डॉर्मन फॉर्म में पड़ी हुई है। ये सब जब क्रिया होती है थ्री स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग के साथ में ये सब चीज, तब ये अंदर की फैकल्टी डेवलप होती है। तो योगी के अंदर जो हम देखते हैं कि भाई जो योगी है या कोई अच्छा साधक है, उसके अंदर हम कुछ पावर्स देखते हैं, कुछ शक्तियां देखते हैं। उसका कारण क्या है कि अभी ये उसकी ये नई फैकल्टीज जो है वो काम करना उसने शुरू किया है। तो ब्रेन के अंदर तो बहुत सारी चीजें पड़ी हुई है पर डॉर्मेंट रूप में है। जब ये चीजें हम करते हैं थ्री स्टेप रिदमिक ब्रीथिंग के साथ और डिसिप्लिन को फॉलो भी करते हैं, तो ये हायर फैकल्टीज हमारी काम करने लगती है और उससे हमारे अंदर हायर विजन आता है, हायर अंडरस्टैंडिंग आती है, ये सब चीज बनती रहती है। और इसको ही ये एक प्राणायाम का पार्ट उसको कहते हैं। ये सारी चीज जो बनती है वो एक प्राणायाम है। The nervous system, to a certain extent, is independent of the central nervous system. तो नर्वस सिस्टम जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, मतलब सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, दोनों का जो है वो इंडिपेंडेंट दोनों का काम करने का होता है। सेंट्रल हमने देखा सेंट्रल नर्वस सिस्टम किस तरह काम करता है और ये ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम जो है वो किस तरह काम करते हैं। दोनों एक अप टू सर्टेन एक्सटेंट वो अलग है, बाकी तो फिर एक दूसरे के साथ वो भी जुड़ के उसको काम करना पड़ता है। All the three sets of ganglia of the sympathetic chain with strands connecting them together ultimately gain connection with the spinal nerves and pass through them and the blood vessels. तो ये जो गैंग्लिया होती है, सिंपैथेटिक का गैंग्लिया मतलब जाला जैसा जाल होती है एक प्रकार की, तो वो
सिंपैथेटिक की ये जो गैंग्लिया है वो एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है, और वो स्पाइनल कॉलम के साथ, स्पाइनल जो नर्व है उसके साथ भी ये सब सिंपैथेटिक की ये जुड़ी होती है, और उसके अंदर से ये सब पसार होता है। ये सिंपैथेटिक वगैरह जो है वो स्पाइनल नर्व के साथ में वो उसमें से पास होता है, और जो ब्लड वेसल वगैरह है वो भी उसमें से पास होती है। तो ये एक नर्वस सिस्टम का एक एनाटॉमी यहाँ बताया हुआ है। इन फैक्ट स्टिम्युलेशन ऑफ सिंपैथेटिक और ऑफ पैरासिम्पैथेटिक फाइबर कोजिस इनहिबिशन टू द अदर्स। तो वो एक दूसरे के ऊपर काबू करने का काम करते हैं। जो सिंपैथेटिक का जो स्टिम्युलेशन होता है या पैरासिम्पैथेटिक का स्टिम्युलेशन है वो एक दूसरे के ऊपर उसका वो काबू करने का काम करते हैं। द ब्रेन इज नॉट द बिगिनिंग बट द एंड ऑफ ऑल नर्व्स। अब ब्रेन जो है, ब्रेन में से ये जो सारे जो नर्वस सिस्टम है वो निकलती है। तो वो यहाँ कहते हैं कि ब्रेन इज नॉट बिगिनिंग बट द एंड ऑफ, मतलब कि जो पूरे जो नर्वस सिस्टम है वो ब्रेन के अंदर पहुंचते हैं, वहाँ पहुंचते हैं, इसीलिए वो एंड पार्ट नहीं है, पर वो एंड पार्ट है, बिगिनिंग पार्ट नहीं है। द ब्रेन इज नॉट द बिगिनिंग बट द एंड ऑफ ऑल नर्व्स where the sum of all impulses or impressions of the nerve is stored up, filed and indexed। तो ये जो नर्व्स जो है, नर्व्स के फाइबर्स जो है या नर्व्स के जो इम्पल्स है वो ब्रेन के अंदर जाते हैं, और उसके साथ में जो इम्प्रेशंस है या उसके जो इम्पल्स है उसको वहाँ ले जाके स्टोर करते हैं, उसका फाइलिंग होता है और उसका इंडेक्स मतलब उसकी सूची बनाते हैं। तो हमारे ब्रेन के अंदर जो हमारी मेमोरी बनती है तो यहाँ ये इस तरह ये काम करते हैं। नर्व्स के साथ में हमारे अंदर जो इम्प्रेशन मतलब एक मेमोरी जो अंदर आती है, इम्प्रेशन आती है, और वो मेमोरी के रूप में हमारे अंदर स्टोर होती है। उसका एक फाइलिंग होता है, मतलब उसकी कोई सीक्वेंस होती है और उसका इंडेक्स होता है। ये सब ब्रेन के अंदर सब चीज़ें ये इस तरह की एक फंक्शन है, इसके अंदर इस तरह एक फंक्शन होता है। द ब्रेन इज देयरफॉर द लोटस ऑफ 1,000 पेटल्स एंड दिस पेटल्स सराउंड द कैविटी। अब हम देखते हैं कि योग के अंदर जो अलग अलग चक्र बताए गए हैं उसके अंदर जो योग के अंदर फाइनल चक्र एक बताया गया है उसको कहते हैं सहस्त्रार। मतलब कि जो सहस्त्रार मतलब कि 1,000 पंखड़ियाँ जो है पेटल्स माने कि पंखड़ियाँ होती है, जैसे गुलाब की कैसे पंखड़ी होती है इस तरह की ब्रेन के अंदर ये जो है उसको उसके अंदर 1,000 पंखड़ियाँ होती है। इस तरह का ब्रेन के अंदर एक जो कैविटी होती है, कैविटी माने छिद्र या एक गुहा होती है, और उसके अंदर ये हजारों पंखड़ियाँ सराउंडेड इसके अंदर होती है, विच इज ऑल्सो नोन एज ब्रह्मरंध्र चक्र, या उसको ब्रह्मरंध्र चक्र भी कहा गया है। सहस्त्रार चक्र भी कहते हैं, ब्रह्मरंध्र चक्र भी उसको कहते हैं। ऑन द सोर्स ऑफ दिस कैविटी आर अरेंज द 4 brains or rather 4 sections of the brain each of which touch the shore of the cavity। तो अभी जो कैविटी का जो किनारा है अंदर जो एक कैविटी बनी हुई है, गुजराती में जिन कहे ना पोलान, तो एक अंदर पोलान है जो अंदर से एक कैविटी अंदर है, गुहा जैसा है, और उसके जो चारों छोर जो है उसके जो किनारे हैं उसके साथ में 4 ब्रेन, चारों दिशा के अंदर 4 ब्रेन जो है वो 4 छोर के ऊपर लगे हुए हैं। इसको सेक्शन ऑफ ब्रेन भी कहते हैं। तो इस तरह अंदर का जो ये एक खोपड़ी के अंदर जो चीज़ है उसको नर्वस सिस्टम मतलब कि फिजियोलॉजी और योग दोनों के साथ में यहाँ सावरिया जी ने उसको एक संकलित करके यहाँ बताया है। इन शॉर्ट ये 5 वायु जो है उसके ऊपर का ये प्रश्न है, और 5 वायु किस तरह अलग अलग प्राण में से अपान, अपान में से व्यान बनता है, व्यान में से फिर उड़ान बनता है, और लास्ट में समान बनता है।
इस तरह की पूरी प्रक्रिया, और ये प्रक्रिया के अंदर हमारा जो पूरी सिस्टम है, मतलब कि कामकाज जो है, श्वास का लेना छोड़ना है या हमारे और मसल्स का कामकाज वगैरह सब है, वो ये पूरा सिस्टम इसके ऊपर निर्भर है। तो इसका 5 वायु के साथ उसके जो फंक्शन है वो यहाँ बताए हुए हैं। अभी एक ब्रेक आएगा, उसके बाद में फिर से हम ज्वाइन हो सकेंगे। अब एक और प्रश्न, डिफ़िकल्ट प्रश्न है, वो भी थोड़ा पढ़ लेते हैं और उसके बाद में प्रश्नोत्तरी रखेंगे, क्योंकि ये प्रश्न भी थोड़ा डिफ़िकल्ट है, फिर भी समझने का प्रयत्न करेंगे। तो ब्रेक नहीं आता है तब तक हम पढ़ते हैं। इज इट ट्रू what it is true that when the kundalini is awakened the yogi manifests supernatural powers? Question 11, ये 11वां प्रश्न है। उसमें कहते हैं कि भाई ये सच है क्या कि कुंडलिनी जब जागती है तब योगी के अंदर सुपर नेचुरल पावर्स, मतलब कि अलौकिक शक्तियाँ उसके अंदर निर्माण होती है, ये बात क्या सच है क्या? तो कुंडलिनी क्या ऐसी चीज़ है कि जो ऐसे सुपर नेचुरल पावर्स हमें देती है? ऐसा एक यहाँ एक प्रश्न है। उसमें जवाब में कहते हैं, इट इज सेड दैट द रिसरेक्शन ऑफ द सोल फ्रॉम द ग्रेव ऑफ अनट्रूथ बिकम्स एन एक्चुअल फैक्ट। अब ये एक उपमा दी है, किसी का कोटेशन है यहाँ पर, बहुत जैसे विपरीत बात है, इस तरह कुछ कहता है कि जो झूठ है, अनट्रूथ मतलब कि जो झूठ है, वो झूठ की कब्र में से जब आत्मा का पुनरुत्थान होता है तो एक वो हकीकत बन जाती है। अब झूठ में से आत्मा का पुनरुत्थान कैसे हो सकता है? ये तो जैसे एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट जैसा लगता है कि आत्मा का पुनरुत्थान झूठ की कब्र में से कैसे हो सकता है? तो झूठ की कब्र क्या है, यहाँ क्यों ये शब्द प्रयोग किया गया होगा? तो ये झूठ की कब्र मतलब कि जो ये अनरियल जगत, जो जगत है वो अनरियल है, जो सही में कोई जगत जैसा है ही नहीं, फिर भी हमें जगत जैसा महसूस होता है। और ये जो अनरियल चीज़ है उसके अंदर से ही ये आत्मा का पुनरुत्थान होता है। मतलब हमें ऊपर चढ़ना है, यहाँ से ही चढ़ना है। तो झूठ की कब्र क्या हो सकती है? ये जो अनरियल जो जगत है, जगत वैसे कोई हमारे शास्त्र कहते हैं कि जगत जैसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि हम जगत को जगत मानते ही इसलिए जगत है, बाकी वास्तव में तो एक परम तत्व ही है, सब जगह फैला हुआ है, जगत जैसा कुछ है नहीं। पर ये मतलब कि जो अनरियल जगत है उसके अंदर से ही हमें आत्मा का पुनरुत्थान करना होता है। मतलब कि जो जगह पर हम पड़े हुए हैं आज, जो हमारा बॉडी ब्रेन की स्थिति है वो जो निम्न प्रकार की है, जैसे झूठ जैसी है, एक फॉल्स है, उसके अंदर से ही हमें एक इम्प्रूवमेंट करना होता है और आत्मा का पुनरुत्थान हमें करना पड़ता है। हेल्थ इज ऑल्सो सपोज टू बी अ गिफ्ट ऑफ कुंडलिनी। तो कुंडलिनी शक्ति जब जागती है और काम करती है तो उसका एक गिफ्ट जो है वो एक हेल्थ व्यक्ति को मिलती है। मतलब इतनी सुंदर हेल्थ मिलती है कि वो व्यक्ति न कभी बीमार होता है, न कोई इसको रोग लगता है, ऐसा सुंदर शरीर बन जाता है। इसलिए उसको कुंडलिनी का एक गिफ्ट माना जाता है, हेल्थ को। कुंडलिनी इज द मदर ऑफ जॉय, ऑफ स्वीट रेस्ट, ऑफ स्लीप, फेथ एंड विजडम। तो जब कुंडलिनी जागती है तो वो मदर ऑफ जॉय है, एक अंदर आनंद ही आनंद होता है। जिसके अंदर कुंडलिनी जाग गई उसकी स्थिति जो है वो एक आनंद की स्थिति है, एक रेस्ट है उसके अंदर, एक आराम की स्थिति है। एक जैसे कि एक गहरी निद्रा कैसी होती है ऐसी स्थिति है, या फेथ एंड विजडम, तो एक ज्ञान या श्रद्धा की स्थिति है। तो इन शॉर्ट कुंडलिनी जागती है तो ये सब कुंडलिनी जाग के जब वो ऊपर की ओर जाती है तब अलग अलग स्टेज के ऊपर ये सब इसका अनुभव होता है। ये किसी का
कोई शास्त्र का कोटेशन हो सकता है क्योंकि इन्वर्टेड कोमा के अंदर है। अब कई बार कुंडलिनी जागती है तो शुरुआत में उसके उपद्रव भी होते हैं, पर कुंडलिनी जब ठीक तरफ से काम करती है तब वो बहुत एक आह्लादक चीज बन जाती है। अब कई साधक होते हैं वो पूरे ब्रह्मना के अंदर जीते हैं, मैंने आगे भी बताया था। और कई अभी आजकल यूट्यूब के ऊपर मुझे जो प्रश्न पूछते हैं उसमें भी इतने लोगों के अंदर भ्रम मैं देखता हूँ। कई लोगों को ऐसा लगता है कि मेरी कुंडलिनी जाग गई है, और फिर उनको लगता है कि भाई मेरी कुंडलिनी जागी है, इसकी वजह से मेरे अंदर ये थोड़ा डर चिंता वगैरह आ गए हैं। तो ये सब इतना सब भ्रमना, क्योंकि हमने इतना पढ़ा हुआ है, इतना सब ये कहीं से सुना हुआ है कुंडलिनी के बारे में, और कोई ऑथेंटिक तो पढ़ा नहीं है, इधर का उधर का पढ़ लिया, किसी ने शास्त्र पढ़ा नहीं है। अगर ये कुंडलिनी के बारे में जानना है तो ओरिजिनल शास्त्र पढ़ने हैं। और फिर ऐसा हम एक्सक्यूज करते हैं कि हमें तो सब पता है, एक और प्रश्न पूछते और दूसरी ओर ऐसा दम करते हैं कि नहीं हमें तो पता है, हमारा अंदर का गुरु जागा हुआ है, वो हमें सब बताता है। तो अगर गुरु जागा हुआ है तो फिर यहाँ प्रश्न पूछने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो कई बार हम ये भी देखते हैं कि लोग ऐसे प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होते हैं तो इतना एक कंफ्यूजन लेके आते हैं या इतनी सारी भ्रमणाएं लेके आते हैं। और खास करके इन लोगों ने तावरिया जी का कोई खास तो पढ़ा ही नहीं होता है। एक इनर डिसिप्लिन, वो भी दूसरे नाम से जो कुछ प्रसिद्ध हुई है, ये किताब लोगों ने पढ़ी है और समझते हैं कि बस इतना ही है, ये 3 स्टेप ही है और उसके अलावा और कुछ नहीं है, और क्या आगे साधना क्या है वो कोई कुछ समझते नहीं है। एक भ्रमणा की स्थिति के अंदर लोग रहते हैं। तो ये जब हम सही ढंग से ये सब सारी चीज समझते हैं तब पता चलता है कि हकीकत क्या होती है और भ्रमणा क्या होती है। पर ऐसे लोगों को समझाना बहुत मुश्किल होता है, तो ये डीप में जाना पड़ता है। और हमारे अंदर जो 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 चीज़ बनती है उसका हमें एक न्यूट्रल ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है। कोई भी हमारे अंदर एक सुपर इम्पोज चीज़ नहीं आनी चाहिए, या फिर ऐसे कोई कि मैं अभी ये स्टेज में आ गया हूँ या ऐसी शक्ति जागने लगी है। ये एक कॉन्ट्राडिक्शन व्यक्ति के स्टेटमेंट से ही पता चल जाता है। तो ये ऐसा होना नहीं चाहिए। एक ऑनेस्टी हमारे अंदर हमेशा रहनी चाहिए, एक निष्ठा होनी चाहिए, तो व्यक्ति आगे बढ़ सकती है, उसके अलावा आगे बढ़ नहीं सकती है। जहाँ दम्भ होता है वहाँ व्यक्ति आगे जा नहीं सकती है। तो ये ऐसा एक कभी कभी ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर ये भी देखने को मिलता है। अब तावरिया जी इसके बारे में बताते हैं कुंडलिनी के। उनका तो स्पष्ट है कि कुंडलिनी शब्द उन्होंने ये जो शास्त्र में या दूसरी जगह जो बताते इस तरह जो शक्ति का जागरण की जो बात होती है, उन्होंने ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी के संदर्भ में ही पूरी कुंडलिनी शक्ति का वर्णन किया है। तो जब रिजल्टेंट इंटेंसिटी जब कुछ मात्रा के अंदर इकट्ठा होती है तब कुंडलिनी जागती है। अब ये यहाँ एक सुंदर बात करते हैं। The resultant intensity as we understand and Kundalini as the yoga school understands, till it is a minimum half wisdom unit plus or minus is said to be asleep or coiled, that is twisted through Ida and Pingla। अब देखो यहाँ बताते लोग ऐसे भ्रमणा में है ना कि भाई मेरी कुंडलिनी जाग गई है। कब जागती है, यहाँ एक इन्होंने एक मेजरमेंट दे दिया है कि जब तक हाफ विजडम यूनिट इकट्ठा नहीं होता है तब तक तो वो सोई होती है। कम से कम मिनिमम एक विजडम यूनिट जब इकट्ठा होता है प्लस या माइनस, खास करके प्लस, तब कुंडलिनी जागती है। और हमने ये इसका ये भी मेजरमेंट देखा था कि भाई यूनिट क्या है, विजडम यूनिट क्या है। तो विजडम यूनिट से पहले अंडरस्टैंडिंग का यूनिट आता है, और वो भी हमने आगे हम पढ़ चुके थे कि 1,50,00,000 यूनिट जब इकट्ठा होते हैं तब एक यूनिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग बनते हैं। 1,50,00,000 यूनिट जब इकट्ठे होते हैं ऊर्जा के, ये प्लस और माइनस ऊर्जा के, तो उससे एक अंडरस्टैंडिंग का ये यूनिट बनता है। और इस तरह उसको ऐसे 1,000 जब यूनिट इकट्ठा होते हैं तब जाके विजडम का एक यूनिट
होता है। तो यहाँ हाफ विजडम है, मतलब कि 500 1000 नहीं पर 500 से आप उसको मल्टीप्लाई कीजिए। इतना जब यूनिट इकट्ठा होता है तब जाके तब भी कुंडलिनी जागती नहीं है। जब पूरा 1,50,000 इंटू 1000 इतना जब इकट्ठा होता है तब कुंडलिनी शक्ति जागते हैं। और ये कोई आसान बात नहीं है, ये लोग समझते नहीं कि ये यूनिट किस तरह इकट्ठे होते हैं। इतनी सारी मेहनत करने के बाद में भी कुंडलिनी शक्ति जागती नहीं है। और वो जो कुछ होता है वो सब पूरा एक भ्रमना का खेल होता है। तो ये यहाँ बताते हैं कि अगर आधा विजडम का ये यूनिट भी अगर हम इकट्ठा कर लेते हैं फिर भी वो अभी वो सोई हुई कुंडलिनी है और वो ईडा पिंगला के द्वारा वो काम करती है। मतलब कि हमारे अंदर इम्पल्स जो आते हैं वो ईडा और पिंगला के द्वारा ऊपर जाते हैं। हालांकि हकीकत में सुषुम्ना के द्वारा जाना चाहिए, पर सुषुम्ना अभी बंद है क्योंकि कुंडलिनी अभी जागी नहीं है। जब सुषुम्ना खुलती है और कुंडलिनी जागती है तब उस सुषुम्ना से इम्पल्स ऊपर उठते हैं। When it is a minimum one wisdom unit, it awakens from sleep or moves up. That is consciousness progress and reaches the heart center. अब ये कम से कम एक यूनिट विजडम का जब इकट्ठा होता है तब ये कुंडलिनी शक्ति जागती है। मतलब कि जो कॉन्शियसनेस है वो अभी प्रोग्रेस कर रही है, वो ऊपर की ओर आ रही है और वो हार्ट सेंटर तक पहुंचती है। तो स्पाइन में से अब कुंडलिनी जाग गई और स्पाइन में से सुषुम्ना में से अभी ऊपर आने लगी और हार्ट सेंटर तक पहुंचती है। When two wisdom units are gathered, it reaches the throat. अब जब 2 यूनिट इकट्ठा होते हैं इस तरह के, ठीक है ना, हमने 1,50,00,000 इंटू 1000 ऐसे, अभी 1 यूनिट फिर 2 यूनिट, 1 यूनिट हार्ट के ऊपर, दूसरे यूनिट जब होता है तब वो थ्रोट तक जाती है, गले तक, कंठ तक जाती है। When 3 wisdom units are gathered, it reaches the आज्ञा सेंटर, आज्ञा चक्र पर तीसरे यूनिट के ऊपर। एंड व्हेन 4 wisdom units are gathered, it reaches the ब्रह्म रंध्र सेंटर। तो ये जो फाइनल ऊपर का जो केंद्र है जिसको सहस्त्रार कहते हैं या ब्रह्मरंध्र कहते हैं, और तावरिया जी इसको बिंदु कहते थे, उसके बाजू में बिंदु केंद्र है। The Sushumna Nadi is worked in all cases once one wisdom unit is gathered and inhibition of other impulses is brought about and samadhi with the seed is reached. तो ये कुंडलिनी शक्ति जो है, जब विजडम का एक यूनिट इकट्ठा होता है, मिनिमम एक विजडम का यूनिट इकट्ठा होता है, तब ये कुंडलिनी शक्ति जो है वो सुषुम्ना नाड़ी द्वारा ऊपर होती है और बाकी के जो इम्पल्स है वो उसका वहाँ ये निरोध हो जाता है। वो बाकी के इम्पल्स जो है वो काबू में आ जाते हैं और जो स्थिति बनती है उसको सबीज समाधि कहते हैं। When the yogi reaches the heart center, the work through his mind second and brain second और section 2B। अब जब ये हार्ट सेंटर तक पहुंचती है कुंडलिनी शक्ति जाग के, तब उसका जो माइंड का सेक्शन 2 या ब्रेन का सेक्शन 2 जो है या 2B है वो जाग जाता है। ये सब सेक्शन के बारे में हम अगले चैप्टरों में देख चुके हैं कि माइंड के 4 सेक्शन है, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ जब हार्ट सेंटर तक आती है तब माइंड का जो सेकंड जो पार्ट है, माइंड का सेकंड सेक्शन है, वो काम करने लगता है। When he reaches the आज्ञा चक्र, he uses mind and brain 3 और सेक्शन 3। अब जब वो आज्ञा चक्र तक पहुंचती है तब माइंड का तीसरा या ब्रेन का तीसरा जो भाग है वो काम करने लगता है या उसका ये उपयोग करने लगती है। Only when he reaches the Brahma center, he functions through mind 4 and brain or section 4 and consequently in or through all the 4 sections of the brain and the mind।
अब जब ये ब्रह्म सेंटर तक पहुंचती है, एकदम ऊपर फाइनल तक पहुंचती है, तब ब्रेन का जो ये चौथा हिस्सा है वो भी काम करने लगता है। और चौथा हिस्सा काम करने लगता है तो वो कंबाइन में भी काम करता है। चौथा हिस्से से पहले जो है वो इंडिविजुअल होते हैं, मतलब 1 2 3 तक तो एक एक ब्रेन फंक्शन करते हैं, पर जब चौथा जाग जाता है तो एक साथ में चारों ब्रेन भी फंक्शन कर सकते हैं। Till a person is able to function in mind 4 and brain or section 4, he can always function in one mind or section at a time only. तो अभी जैसे हमने देखा इस तरह, जब उसका चौथा हिस्सा जागृत नहीं होता है, काम करने नहीं लगता है, तब तक वो सिंगल ब्रेन ऑपरेशन होता है, ये चाहे सेक्शन 1 हो या सेक्शन 2 हो या सेक्शन 3 हो। But when he can function in mind 4 and brain or section 4, then he can function simultaneously in all the 4 minds and brains or sections. तो जब चौथा भी जब जाग जाता है तो साइमल्टेनियसली एक चार सेक्शन के अंदर भी फिर वो काम कर सकता है। When the yogi reaches the heart center, he works through cellular molecular body. अब हार्ट सेंटर पर आता है तब सेल्यूलर मोलेकुलर बॉडी द्वारा उसका काम होता है। अभी हम जो जीते हैं वो सेल्यूलर लेवल के ऊपर होता है, मोलेकुलर है हमारे अंदर, पर मोलेकुलर का हमें कोई नॉलेज है, ना हमारे पास सेंसिटिविटी है, ना उसका हमें कोई अनुभव है। पर जब ये हार्ट सेंटर तब कुंडलिनी शक्ति जागती है तब सेल्यूलर और मोलेकुलर दोनों लेवल का अनुभव योगी को होता है। When the yogi reaches the Ajna chakra, the function through the molecular body, and when the yogi reaches the Brahma chakra, he functions through the electronic body. तो इस तरह जितना इसका डेवलपमेंट होता है, इस तरह आगे फिर मोलेकुलर बॉडी या इलेक्ट्रॉनिक बॉडी से भी वो काम ले सकता है। और इसके बारे में भी आगे तावड़िया जी ने बताया था कि ये सब बॉडी जागते हैं तो किस तरह की सिद्धि या एक पावर्स आते हैं। इन स्वामी विवेकानंद वर्ड्स, द सेंटर वेर ऑल रेसिडुअल सेंसेशंस आर एज इट वेर stored up is called Muladhara chakra, and the coiled up energy of action is Kundalini, the coiled up. तो जहाँ पूरी सब जो संवेदना पड़ी हुई है उस चक्र को या उस केंद्र को मूलाधार केंद्र कहा जाता है। और वहाँ वो जो है वो सुसुप्त अवस्था के अंदर ये एनर्जी है, जो ऊर्जा है वो सुसुप्त अवस्था के अंदर पड़ी है। तो उसके जो एक्शन जो है वो ऊर्जा के जो एक्शन है मतलब कामगिरी है वो भी अभी सुसुप्त अवस्था के अंदर पड़ी हुई है, और वो कुंडलिनी जो है वो भी अभी सुसुप्त अवस्था के अंदर है, ऐसा स्वामी विवेकानंद का कहना है। इन द वर्ड्स ऑफ डॉक्टर रेले, ऑल explanation about the Shakti, though learned, could well be applied to the autonomic nervous system. तो जो कोई शक्ति के बारे में जो कुछ समझौती दी गई है, जो कुछ बताया गया है, जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है, वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के साथ ही उसका जुड़ाव है, या उसको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में एप्लीकेबल उसको कहा जा सकता है। मतलब रेले ने ये जो शक्ति जो जागती है उसको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के साथ उसने जोड़ा हुआ है। द स्टैटिक और एनाबॉलिक पावर इज द पैरासिम्पैथेटिक, दैट इज प्लस रिजल्टेंट इंटेंसिटी पोर्शन ऑफ इट, and the dynamic or catabolic power is the sympathetic, that is minus resultant intensity portion of it. और आगे फिर कहते हैं कि जो स्टैटिक शक्ति है मतलब कि जो स्थिर शक्ति है उसको पैरासिम्पेथेटिक के साथ या फिर इसको कहे प्लस रिजल्टेंट इंटेंसिटी के साथ संबंध है, और जो डायनेमिक है मतलब जो गतिशील शक्ति है उसको सिंपैथेटिक या माइनस रिजल्टेंट इंटेंसिटी के साथ संबंध है। अब ओरिजिनल के अंदर एक
जो पैराग्राफ है यहाँ छूट चुक गया है, तो फिर आगे हम देखेंगे, पर वो पढ़ना ज़रूरी है आगे कि एक इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, एक पैरा छूटा हुआ है, पर अभी हम उसको जाने देते हैं। फर्दर डॉक्टर रेले सेज इट विल बी सीन दैट द कुंडलिनी extends from the brain to the Muladhara chakra and is divided into two parts by the Kul Kundli resultant pattern, as we shall see later, which rests on the lower end of the spinal cord. Kul Kundlini Kunda Kundli is resultant pattern. अब यहाँ रेले आगे कहते हैं कि ये कुंडलिनी जो शक्ति है वो ब्रेन से मूलाधार तक वो फैली हुई होती है। ये कुंडलिनी शक्ति ब्रेन से मूलाधार चक्र तक ये शक्ति फैली हुई है, और उसके दो पार्ट है। एक जो है वो उसका नाम जो है वो कुल कुंडली है, जिसको तावरिया जी रिजल्टेंट पैटर्न कहते हैं। रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या कहते हैं? रिजल्टेंट इंटेंसिटी कुंडलिनी को कहते हैं, और रिजल्टेंट पैटर्न जो है वो तावरिया जी यहाँ कुल कुंडली को कहते हैं। तो रिजल्टेंट पैटर्न क्या है कि जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी में से कुछ पैटर्न ऐसी बन जाती है जो फिर रिजल्टेंट पैटर्न, जैसे कि एक ही चीज बार बार रिपीट होते 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 वो चीज जब पैटर्न के फॉर्म में आ जाती है तब वो रिजल्टेंट पैटर्न बन जाती है। कुल कुंडली इज देयरफॉर द रिजल्टेंट पैटर्न इन कंजक्शन विद द रिजल्टेंट इंटेंसिटी और द कुंडलिनी और परमेश्वरी। तो कुल कुंडली क्या है कि ये रिजल्टेंट पैटर्न और रिजल्टेंट इंटेंसिटी ये दोनों मिला के जब बनती है उसको कुल कुंडलिनी कहा जाता है। मतलब कुंडलिनी शक्ति और रिजल्टेंट इंटेंसिटी मतलब रिजल्टेंट पैटर्न ये दोनों मिला के जो होती है वो कुल कुंडलिनी बनती है। फर्दर डॉक्टर रेले सेज इट इज द कैविटी विच इज गार्डेड बाय 6 doors इन द ग्रे मैटर एंड कुंडलिनी is the only force resultant intensity that can open them। तो फिर आगे डॉक्टर रेले कहते हैं कि ये जो अंदर जो कैविटी है उसका 6 द्वार है, और वो 6 द्वारों से वो गार्डेड है, वो संरक्षित है। ये सब पूरा ग्रे मैटर के अंदर मतलब कि ब्रेन के अंदर ये इस तरह की एक कैविटी होती है। और कुंडलिनी जो है वो ये जो डोर्स है उसको ओपन कर सकती है। 6 प्रकार के जो डोर्स है उसको कुंडलिनी शक्ति को ओपन कर सकती है। इट इज हियर दैट द अनरूली चित्त एंड माइंड स्टफ इज कैप्चर्ड। तो ये हमारा जो बेकाबू मन या चित्त जो है जो भटकता रहता है वो यहाँ काबू में आ सकता है। मतलब कि ये 6 द्वार के अंदर जब कुंडलिनी शक्ति जाग के उसको खोलती है तब हमारा चित्त हमारे काबू के अंदर आता है। माइंड 1 to माइंड 2 पार्ट 2 और ब्रेन 1 to ब्रेन 2 पार्ट 2 प्रोग्रेस। इस तरह माइंड 1 से लेके 2 तक का उसका प्रोग्रेस यहाँ होता है। एंड मेड स्टेडी बाय द प्रोसेस ऑफ प्राणायाम, और प्राणायाम की प्रक्रिया द्वारा वो स्टेडी होती है। इट इज ओनली व्हेन द माइंड एंड द prana act as two conflicting entities, rather the intellectual center and emotional and sex, that they run riot and keep the soul in bondage of maya। तो जब ये प्राण और माइंड दोनों एक दो एंटिटी के रूप में जब होते हैं और वो कॉन्फ्लिक्टिंग एंटिटी बनते हैं, एक और माइंड है और एक और प्राण है। अभी क्योंकि दोनों का एक दूसरे के अंदर लय होना जरूरी है, माइंड का प्राण के अंदर और प्राण का माइंड के अंदर लय होना जरूरी है, पर वो लय नहीं है, इसीलिए वो हमें माया के बंधन के अंदर वो डाले रखता है। और इसी चीज को ये दो एंटिटीज को तावरिया जी ने इंटेंसिटी मतलब सेंटर्स के रूप में एक और इंटेलेक्चुअल सेंटर और दूसरी और इमोशनल और सेक्स सेंटर के रूप में बताया। तो ये इस तरह ये जो है वो कॉन्फ्लिक्टिक एनर्जी को दोनों को इकट्ठा करना पड़ता है, माइंड और प्राण को, और उसको लय करना पड़ता है, तब योग सिद्ध होता है। यहाँ प्रश्न समाप्त होता है और यहाँ समय भी समाप्त हो रहा है, तो यहाँ तक रुकते हैं। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हालांकि आज का बहुत
थोड़ा टफ था समझने का, फिर भी थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा। आगे फिर इसकी चर्चा कर सकते हैं। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, 2-3 मिनट बाकी है। हाँ, ओके सर, यहाँ पर मणिपुर चक्र की बात नहीं की गई है, किसी भी जगह पर उसका उल्लेख नहीं है, तो क्या वो क्यों ऐसा, मतलब मेरे दिमाग में वो आता है कि मणिपुर चक्र की बात क्यों यहाँ पर नहीं की गई है। नहीं, ये जब कुंडलिनी शक्ति ये जब कुंडली शक्ति वो इको आता है, ठीक है। को आता है, ठीक है। कुंडलिनी शक्ति जब जागती है तो जो मेन जो उसके जो मेन सेंटर से यहाँ बताया है। वैसे ट्रैवलिंग तो वो मूलाधार से लेके स्वादिष्ठान सब में करती है, तो खाली मणिपुर का यहाँ नहीं बताया है ऐसा नहीं, स्वादिष्ठान वगैरह की भी बात नहीं की है। पर मेन जो केंद्र है जब वो हार्ट के ऊपर पहुंचती है तब जाके वो फिर मॉलिक्यूलर लेवल पर काम करता है। तो जो एक सिद्धि की यहाँ बात है कि भाई सिद्धि कब जागती है, उसके संदर्भ में उन्होंने फिर हार्ट से शुरू किया कि भाई जब हार्ट तक ये शक्ति पहुंचती है तब उसके अंदर ये मॉलिक्यूल काम करता है। फिर आगे जाके आज्ञा चक्र में जब होती है तब पहले सेल्यूलर मॉलिक्यूलर, बाद में आज्ञा चक्र में मॉलिक्यूलर, और फिर ब्रह्मरंध्र के अंदर इलेक्ट्रॉनिक। तो ये जो मेन जो 3 जो जगह है या मेन जो उसके एक पॉइंट है जहाँ उसकी कुछ सिद्धि जहाँ से ये प्रोड्यूस होती है, वो सेंटर्स को ही उन्होंने लिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि कुंडलिनी ये दूसरे सेंटरों में से गुजरती नहीं है, और सब जगह से वो पास होती होती ऊपर आती है। पर जब तक अनाहत तक या हार्ट सेंटर तक नहीं आती है तब तक उसको कोई खास कोई उसका प्रोग्रेस कहा नहीं जाता है। इसीलिए दूसरे चक्रों की यहाँ बात नहीं है। बोलो और किसी को। सर मेरा एक दूसरा भी क्वेश्चन है, वो गोल्ड नगेट से रिलेटेड है कि गोल्ड नगेट जब मैं करती हूँ तो 30 सेकंड से ज्यादा नहीं हो पाता, और बहुत ट्राई करने पर 35 सेकंड होता है। 40 सेकंड तो कभी मैं पहुंची नहीं, कभी मुझे ऐसा ही लगता है। कोई तो बात ऐसा क्यों, और ज्यादा ज्यादा प्रयत्न करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मतलब। नहीं, हर एक व्यक्ति के लंग्स की और उसकी हर एक व्यक्ति के जो बॉडी की जो ये सिस्टम है उसका एक रचना अलग अलग होती है। तो हो सकता है कई लोगों को डिफिकल्टी आती है, 40 सेकंड तक भी नहीं पहुंचते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। 30-35 सेकंड तक आप पहुंचते हैं तो उसको पकड़ के रखें, और 30-35 सेकंड तक उसको बार बार रिपीट करते जाएं। तो जितना रिपीट करोगे इतना उसका फायदा ज़्यादा मिलेगा। तो 40 सेकंड नहीं होता है तो फिर ज़बरदस्ती करने का तो कोई मतलब नहीं है या कोई फ़ायदा भी नहीं है। 30 या 35 सेकंड को पकड़ के रखो, और इसके जो राउंड है उसको बार बार रिपीट करते रहो तो भी फ़ायदा मिलेगा। उसको कोई चिंता करने की बात नहीं है उसमें। सर प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। सर ये ग्रे मैटर, क्या मन जो है वो क्या ग्रे मैटर है सर? नहीं, ग्रे मैटर ब्रेन का हिस्सा है। ब्रेन के अंदर का जो एक जो हिस्सा है उसको ग्रे मैटर कहते हैं। ऊपर का हिस्सा होता है जैसे उसका कलर ग्रे जैसा होता है, इसलिए उसको ग्रे मैटर कहते हैं। वहाँ सब चहल पहल होती है, जो हमारे जो कॉन्शियसनेस है वो जो नॉर्मल कॉन्शियसनेस जो है वो वहाँ हमें महसूस होती है। मतलब वहाँ से वो कॉन्शियसनेस का कामगिरी चालू होती है। थैंक यू सर। ओके, बोलिए और किसी को कोई है प्रश्न? ठीक है, तो यहाँ आज का रीडिंग समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीक फिर से आगे प्रश्न देखते रहेंगे, और आप भी थोड़ा पढ़ना और समझने का प्रयत्न करना। नेक्स्ट वीक तक रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हाँ, थैंक यू।